Hello everyone, very good morning and welcome to our social study class. This is the chapter 2 of our polity and civics book, and in this chapter we will be studying about diversity and discrimination. पिछले चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी पढ़ा था और जाना था डाइवर्सिटी के क्या बेनिफिट्स हैं हमारे समाज में, और इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन दोनों को पढ़ेंगे। तो थोड़ा यहाँ देख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ डाइवर्सिटी। समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप। प्रीवियस चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो लोग जो बाकियों से अलग होते हैं, कई बार उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनके ऊपर हंसा जाता है, या फिर किसी एक्टिविटी या ग्रुप में नहीं इंक्लूड किया जाता है। इस तरह से क्या होता है, जिसके साथ ऐसा होता है वो लोग खुद को हर्ट और हेल्पलेस और एंग्री फील करते हैं, दुखी महसूस करते हैं अपने आप को, जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस हैपन? क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि किस तरह से ये जो अनुभव हैं वो उस समाज से जिस समाज में हम रहते हैं उससे रिलेटेड हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है तो ये कनेक्टेड है इनइक्वालिटी से, ठीक है, असमानता से, जो कि हमारे आसपास है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये भी एक डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल है। इसमें भी अलग अलग तरह के लोग दिए हुए हैं, ठीक है। कोई है विकलांग है, व्हील चेयर पर है, किसी ने छड़ी ले रखी है, तो कोई पहनावे के आधार पर अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। तो डिफरेंस मतलब आप जानते हैं अंतर, और प्रेजुडिस का मतलब होता है कि पक्षपात हम कह सकते हैं ना, बिना किसी चीज़ को समझे हुए किसी एक साइड निर्णय देना, पक्ष लेना, ये कहलाता है प्रेजुडिस। डिफरेंस और प्रेजुडिस सुनने में एक जैसे लगते हैं, डिफरेंस को भी लोग बाग भेदभाव कई बार कह देते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है, वही हम इसमें जानेंगे। There are many things that make us what we are: how we live, the language we speak, what we eat, where the games we play and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place we live. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हम हैं वो बनाती हैं, किस तरह से हम रहते हैं, क्या भाषा हम बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह के गेम्स हम खेलते हैं, और क्या चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी चीज़ें किससे प्रभावित होती हैं, इन्फ्लुएंस्ड होती हैं? जियोग्राफी और उस स्थान की हिस्ट्री जहाँ पर हम रहते हैं। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप यदि इस स्टेटमेंट को देखेंगे संक्षिप्त में तो आपको आइडिया लगेगा कि इंडिया जो है वो कितना डाइवर्स है, कितना विभिन्न है। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। पूरी दुनिया में 8 धर्म हैं, जिनमें से प्रत्येक धर्म को मानने वाले इंडिया में लोग रहते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। सोचिए, हमारे पास 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं। दैट आर पीपल्स मदर टंग्स एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। 1600 से ज़्यादा ऐसी भाषाएं हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, और 100 से भी ज़्यादा डांस के फॉर्म हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर्ड विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। इसके बावजूद भी लोग इस डाइवर्सिटी को, इस विभिन्नता के महत्व को नहीं समझते हैं, और उन्हें ये लगता है कि जिन लोगों के साथ वो रहते हैं, जो उनके जैसे दिखने में, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे बातें करते हैं, उनके साथ रहना ही सिक्योर होगा उनके लिए। बट ऐसा नहीं होता है। डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए, सोचना चाहिए, कभी इस विषय में विचार करना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश में इतनी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, इतने सारे 8 तरह के धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उसके बावजूद भी हम एक हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी बात है। बट लोग उसी विभिन्नता के नाम पर लड़ते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। कई बार ऐसा होता है, हम
उन लोगों से मिलते हैं जो हमसे अलग होते हैं दिखने में या और किसी रूप में, तो हमें लगता है कि वो अजनबी हैं और अनफेमिलियर हैं। अनफेमिलियर मतलब अपरिचित हैं हमारे लिए। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। कई बार हम उन रीज़न को नहीं जान पाते हैं, उन कारणों को, कि क्यों वो हमसे अलग हैं, क्यों हमारे जैसे नहीं हैं। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने मन में कुछ ओपिनियंस बना लेते हैं, कुछ विचार बना लेते हैं दूसरों के प्रति, जो कि हमारे जैसे देखने सुनने में नहीं है। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स see villagers as ignorant and see people in cities as, एक मिनट, कुछ पोर्शन यहाँ पर मिस हो रहा है। जस्ट अ मिनट। इसमें नहीं दिया हुआ है, बट ये जो बुक है मेरे पास उसमें थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है। खैर ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। लुक एट द प्रेजुडिस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। प्रेजुडिस क्या होता है? लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया, टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद। ये स्टेटमेंट को देखिए और जिनके साथ आप सहमत हैं, जिन स्टेटमेंट के साथ, उस पर आपको टिक करना है। डू यू हैव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? क्या आप ऐसा भेदभाव करते हैं कि कोई रूरल का है और अर्बन, कोई शहरी और कोई गांव का है? फाइंड आउट इफ़ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजंस वाई पीपल हैव दिस प्रेजुडिस। यदि ऐसा है तो पता लगाइए क्यों लोग ऐसा करते हैं। और कुछ यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है, इसमें आप देखिएगा, ये इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेज। 50% से भी ज़्यादा भारत की जो आबादी है वो गाँव में रहती है। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो गाँव में रहते हैं लोग, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को उतना ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स। और गाँव में प्लांटेशन और जब हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है तो 12 से 14 घंटे लोग जो है खेतों में काम करते हैं। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। और जो विलेजर्स होते हैं वो काम की तलाश में मजबूरन उन्हें शहर आना पड़ता है। इसके बाद अर्बन पीपल के बारे में, लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। शहरों में लोगों की लाइफ जो है आसान है, चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, सुख सुविधाओं के साधन ज़्यादा हैं, लेकिन वो लोग क्या है, आलसी होते हैं थोड़ा सा। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। और शहरों के लोग जो है अपने परिवार के साथ कम समय बिताते हैं, ज़्यादातर समय वो वर्क प्लेस में बिताते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। शहरों के लोग जो है केवल मनी की केयर करते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। शहरों में रहना महंगा होता है और कमाई का बड़ा हिस्सा एक रेंट और ट्रांसपोर्ट में जाता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड एंड लेजी। कुछ स्टेटमेंट हैं जो दी हुई हैं, जो हमने अभी पढ़ी, इनमें से ऐसा लगता है कि जो विलेजर्स हैं वो इग्नोरेंट है, मतलब उनको ध्यान नहीं दिया जाता है, और जो शहर के लोग हैं उनको मनी माइंडेड और लेजी माना गया है। वेन एवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग देम एज लेजी, स्टिंगी एंड सम ऑफ दीज स्टेटमेंट, then these become prejudices that we carry about them। अब यदि हम इन स्टेटमेंट को अपने माइंड में बिठा लें जो अभी हमने पढ़े, ठीक है, जो कि सही नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं कि शहर के लोग केवल मनी पर ध्यान देते हों, फैमिली को ध्यान ना देते हों, ऐसा नहीं है। तो यदि हम इस चीज़ को दिमाग में बैठा लें तो जो गांव के लोग हैं उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि शहर वाले ये चीज़ें करते हैं वो गलत है, और शहर वाले जो चीज़ें गाँव वालों के लिए सोच लेंगे कि उनका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होता है, वो सही पढ़ने में नहीं होते हैं या बिहेवियर सही नहीं होता। जब हम इस तरह की भावनाओं को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, इस तरह की बातों को अपने दिमाग में स्थान दे देंगे बिना फैक्ट को चेक किए हुए, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है प्रेजुडिसेस लेकर बैठे हैं अपने दिमाग में, उनके प्रति हमने गलत ख्याल पाल रखा है, पक्षपात, ठीक है। हम जो है कहीं ना कहीं गलत तरीके से उनको सोच रहे हैं। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल
निगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। प्रेजुडिस का मतलब होता है बाकी लोगों को निगेटिवली देखना और जज करना और अपने से कम आंकना, अपने से कम समझना उन्हें और उनके बारे में गलत गलत ख्याल रखना। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि जो बाकी लोग जिस तरह से किसी काम को कर रहे हैं, चीज़ों को करते हैं, वो सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं। ठीक है, हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, उन लोगों की रिस्पेक्ट कम करना जो हो सकता है कुछ काम हमसे अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे शहर के लोग डाइनिंग टेबल में बैठ कर खाते हैं, गांव के लोग ज़मीन में बैठ कर खाते हैं। तो यदि हमें विचार बना लें कि नहीं वो सही नहीं है, तो वो हमारे दिमाग में फिर बैठ जाता है, यही ही प्रेजुडिस कहलाता है। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें दिमाग में नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेज नेगेटिवली। अच्छा उदाहरण दिया हुआ है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हावी है लोगों पर। यदि हम सोचें कि इंग्लिश सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम बाकी लोगों को निगेटिवली जज कर रहे हैं, बाकी लैंग्वेजेस को निगेटिवली जज कर रहे हैं, गलत ख्याल उसके प्रति बना रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। और परिणाम स्वरूप क्या होगा, हो सकता है संभवतः हम उन लोगों की रिस्पेक्ट ना करें जो इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आज के समय में बिल्कुल है। वो बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं या हिंदी जो इनको इंग्लिश नहीं आती, उनको बहुत ही ज़्यादा उनको इन्फीरियरिटी की नज़रों से देखा जाता है, उसे माना जाता है तो कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ जानता ही नहीं, जबकि हो सकता है कि वो इंग्लिश बोलने वाले से ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ। ठीक है, तो यदि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं या आप लोग करते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को मत करिए। ठीक है, पर्सन इंपॉर्टेंट होता है, लैंग्वेज नहीं। लैंग्वेज तो एक तरीका है बात करने का, कम्युनिकेशन का एक साधन है, नॉट मोर देन दैट। ओके, वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल्स, रिलीजन्स, beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. हम जो है कई तरीक़ों से लोगों के साथ प्रेजुडिस कर सकते हैं, जैसे कि उनके धर्म के आधार पर, कलर कैसा है उनकी स्किन पर, मतलब गोरा या काला के आधार पर, किस क्षेत्र से वो आते हैं इसके आधार पर, या किस एक्सेंट को बोलते हैं इसके आधार पर, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आदि आदि कई तरह से प्रेजुडिसेस किए जाते हैं। Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendship with them. कई बार हमारे जो prejudices होते हैं, जो ये इस तरह की फीलिंग्स होती है, दूसरों के प्रति गलत ख्याल होते हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि हम उनसे फ्रेंडशिप तक नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादातर ये बात क्लास में देखी जाती है, बच्चे जो होते हैं पढ़ने में थोड़ा जो प्लस होते हैं, तो वैसे तो सभी बच्चों का खुद का टैलेंट होता है, सभी टैलेंटेड होते हैं, नो डाउट, एवरीवन हैज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, बट जो थोड़ा सा एडवांस होते हैं तो कई बार उन्हें ऐसा गलत ख्याल आ जाता है कि हम सुपीरियर हैं और वो इन्फीरियर है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये उनको फिर अलग करने लगता है, वो एक बाउंड्री दोनों के बीच में क्रिएट हो जाती है। क्लास में रहने के बावजूद भी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा यदि है आपके साथ तो इसको हटाइए। एट टाइम्स वी में इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम। और कई बार ये होता है जब इस तरह के लोग दिमाग में प्रेजुडिसेस पाल लेते हैं तो कई बार हम उन्हें हर्ट भी करते हैं। ये आपके साथ हुआ होगा बहुत बार। चलिए आगे। तो प्रेजुडिसेस का मतलब आपको समझ आया होगा प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, इतने एग्जांपल दिए हमने, इतनी रियल लाइफ चीज़ों को डिस्कस किया। इसके बाद बात करते हैं क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करना। स्टीरियोटाइप मतलब कोई एक मतलब कोई एक बात बना लेना, मन से कोई एक चीज़ अपने बना लेना, नहीं ये सही है ऐसा। ठीक है, तो वही है स्टीरियोटाइप। और हम जानेंगे इसमें। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। What does it mean to be a boy or girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. अब बहुत सारे हम लोग जो है जेंडर डिफरेंसेस से वाकिफ़ हैं, और आखिर इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कोई बॉय है या गर्ल है, दोनों ही इंसान हैं। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि वी आर बॉर्न एज अ बॉय एज अ गर्ल, हम जो है लड़के के रूप में हमने जन्म लिया है, हमने लड़कियों के रूप में जन्म लिया है। ठीक है, और क्या आपको लगता है कि ये कोई विषय है जो सोचने के लायक है? नहीं, आफ्टर ऑल हम क्या ह्यूमन बीइंग्स हैं, दैट इज़ इनफ। ठीक है, तो देखते हैं।
ये यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इनके आधार पर इनको कैटेगोरिकली रखा गया गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, ठीक है। दे आर वेल बिहेव्ड, इसमें किसको रखा गया है, बॉयज़ को भी रखा गया है, गर्ल्स को भी रखा गया है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, गर्ल्स को भी रखा गया है, बॉयज़ को भी रखा गया है, ठीक है। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को रखा गया है इसमें। तो सभी को सभी यहाँ बराबर पॉइंट दिए गए हैं। एंड फिर क्या है, 5th नंबर तक सभी को रखा गया है। फिर दे डोंट क्राई, दे आर राउडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट, दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनल, ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं जो सभी में हो सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि ये एक्टिविटी है, तो नाउ चेक विद योर टीचर सेल्फ हु हैज़ पुट विच स्टेटमेंट वेयर, फाइंड आउट डिस्कस रीज़न फॉर डूइंग दिस। चलिए ये अपने काम का नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टीरियोटाइप की बात करें, ठीक है। यहाँ से इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men। यदि हम इस स्टेटमेंट की बात करें they don't cry, कि वो कभी चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि ये जो क्वालिटी है किसके साथ जोड़ी जाती है, ज़्यादातर बॉयज़ और मेन के साथ, पुरुषों के साथ और बच्चों के साथ, मतलब बच्चों मतलब लड़कों के साथ। एज बेबीज़ और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying don't cry, you are a boy। जैसा कि कभी कोई बच्चा गिर गया यदि और रोने लगता है तो कहते हैं चिल्लाओ मत, तुम लड़के हो, लड़कियों की तरह मत रो, है ना, ऐसा माना जाता है। बॉयज़ आर ब्रेव, दे डोंट क्राई, कहते हैं लोग कि बॉयज़ जो है बहादुर होते हैं, वो चिल्लाते नहीं, रोते नहीं। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ़ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। और इस तरह से जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो वो ये चीज़ मानने लगते हैं कि लड़के जो है, लड़के नहीं रोते हैं, लड़के रो नहीं सकते, उन्हें रोना नहीं चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है जब उन्हें रोने का मन भी करता है, उनकी फीलिंग ऐसी होती, तो वो अपने आप को रोकते हैं ऐसा करने से। ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग is a sign of weakness, so even though both boys and girls sometimes want to cry। और कई बार ये भी मानता है वो व्यक्ति जो होता है कि जो क्राइंग है मतलब रोना जो कमज़ोरी की निशानी है। तो यहाँ तक कि कई बार क्या होता है, हालांकि जो लड़के और लड़कियाँ दोनों ही कई बार रोना चाहते हैं, उनके मन में जब इस तरह की भावनाएं आती हैं, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन पेन, स्पेशली जब वो या तो नाराज़ होते हैं या तो फिर किसी कष्ट में होते हैं, कोई उन्हें तकलीफ़ होती है। As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है लड़का, तो क्योंकि इस तरह से वो मानता है, शुरू से इस तरह से उसे बताया गया कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, तो वो चाहते हुए भी इस तरह नहीं कर पाता है, भले उसके मन में ख्याल दुखी वाले हों, बट वो खुद को रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो लोग देखेंगे तो उस पर हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। तो ये तरीका है किस तरह से बॉयज़ हैं, किस तरह से गर्ल्स हैं। These are a statement we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly। ये वो स्टेटमेंट हैं जो हम सुनते हैं और सुनते ही हमने इसको मान लिया है, और ऐसा हम मानते हैं कि हमें इसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस। और हम सभी लड़के लड़कियों को उसी इमेज में रखते हैं, उसी फ्रेम से देखते हैं जो सोसाइटी ने हमारे आसपास बना रखी है। When we fix people into one image, we create a stereotype। जब हम लोगों को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं, मतलब किसी के प्रति कोई एक बार फिक्स कर लेते नहीं, ये ऐसा ही है, तो वही चीज़ें स्टीरियोटाइप कहलाती है, ठीक। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal और dumb, they are using stereotype। जब हम किसी भी व्यक्ति को, जब वो किसी दूसरे देश का, किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे संप्रदाय का है, जब हम उन्हें कहते हैं वो लेज़ी है, बेकार है, क्रिमिनल है, डम है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम स्टीरियोटाइप यूज़ कर रहे हैं। देयर आर स्टिंगी
stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor. तो यदि हम लोगों को देखें तो हर जगह पर देर आर स्टिंजी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर, हर जगह जनरस और स्टिंजी, स्टिंजी मतलब स्मॉल, छोटा तुच्छ व्यक्ति, हर जगह आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, हर देश में, हर धर्म में, हर ग्रुप में, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, मेल हो या फीमेल हो। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। और क्योंकि कुछ लोग इस तरह से होते हैं तो ऐसा मानना गलत होगा कि बाकी सभी लोग भी उसी तरह के होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि किसी के घर में एक व्यक्ति ख़राब निकल गया, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, बदतमीज़ है, तो हम पूरे घर वालों को नहीं कह सकते, पूरे घर वालों के लिए वो इमेज नहीं बना सकते कि उसका घर ही ख़राब है ना। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skill that are different from others। जो stereotype होता है वो हमें ये चीज़ें नहीं देखने देता। यदि हम stereotype बना लेते तो हम ये चीज़ नहीं देख पाते कि व्यक्तिगत किसी व्यक्ति में इंडिविजुअली क्या टैलेंट है, कैसा व्यक्ति, कैसा बिहेवियर है, क्या उसमें क्वालिटीज़ है, वो चीज़ें हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम एक इमेज लेके चलते, नहीं ये तो ऐसा है, पूरे घर भर किसके ऐसे है ना, ये चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं उसमें। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। और क्या करते हैं हम, इस तरह में बहुत सारे लोगों को एक ही नज़रिए से देखने लगते हैं, एक ही पैटर्न से देखते हैं, और जो स्टीरियोटाइप है वो हम सभी को प्रभावित करता है, और कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें करने से रोकता है जो हम करना चाहते हैं और जिसमें हम अच्छे हो सकते हैं, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं स्टीरियोटाइप के कारण। इसके बाद हम बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी मतलब असमानता और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। अब दोनों में अंतर है। ठीक, इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर, इनइक्वालिटी मतलब बराबर ना होना, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव होता है, तो भेदभाव करना, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन happens when people act on their prejudices or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cup or glasses as others, you are discriminating against them। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब प्रेजुडिसेस होते हैं और स्टीरियोटाइप्स होते हैं, तभी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन का जन्म होता है, भेदभाव शुरू होता है। जब हम किसी विशेष ग्रुप को, किसी विशेष व्यक्ति को या कुछ लोगों को क्या करते हैं, उन्हें नीचा देखते हैं या उन्हें कम आंकते हैं, जब हम उन्हें किसी भी ग्रुप में या अपने साथ कोई भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेने देते हैं, उन्हें जगह पर जॉब नहीं देते हैं और अपने आसपास नहीं रहने देते हैं, उन्हें जिस पंप से हम पानी लेते हैं या जिस कुएं से वहाँ से नहीं लेने देते हैं, या अपने साथ बैठकर या जिस बर्तन में हम चाय पीते हैं उसमें नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीज़न। और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत सारे रीज़न के कारण हो सकता है। You probably recall from previous chapter that Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other in many ways। यहाँ पिछले चैप्टर के एग्जाम्पल दिया, दो बच्चे थे, समीर और एक, समीर 1 और समीर 2। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। उदाहरण के लिए वो लोग दो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो ये एक एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का, एक डाइवर्सिटी का एक पहलू की विभिन्नता है दोनों में। However, this diversity can also be a source of discrimination। हालांकि ये जो डाइवर्सिटी है वो सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, डाइवर्सिटी के फ़ायदे तो देखे थे हमने, बट उसके नुकसान भी यही हैं कि कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि हमसे अलग है तो हम उसके साथ नहीं मिलना चाहते। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक a certain language, follow a particular religion, live in a specific region, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior। कई बार जब हम देखते हैं कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो हमसे अलग हैं, अलग भाषा बोलते हैं, अलग तरह का उनका रहन सहन, अलग धर्म है, तो हम क्या करते हैं, जो वो प्रैक्टिसेस करते हैं, जो मतलब उनकी रीति रिवाज होते हैं, उनको हम कई बार कम ना
मानने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं हैं। इस कारण से हम उनसे दूर होने लगते हैं और वही जगह क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। समीर दो वॉज पुअर। दिस डिफरेंस, एज यू हैव read earlier, is not a form of diversity but of inequality। हमने पढ़ा था उस चैप्टर में, जो समीर नाम के दो लड़के हैं, तो एक उनमें से गरीब था, एक अमीर था। तो ये जो है आपका डाइवर्सिटी का तो पार्ट नहीं है, बट ये क्या है, इक्वलिटी का रूल, इनइक्वालिटी का रूल, असमानता, दोनों में असमानता, दोनों इक्वल नहीं है, एक अमीर है और एक गरीब है, ये होता है इनइक्वालिटी। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड। जो लोग गरीब होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कर सके, खाना, कपड़ा और रहना, ये सब चीज़ों की पूर्ति वो नहीं कर पाते हैं। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेस, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल एट्सेट्रा, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। और इसके कारण उन्हें हर जगह पर, चाहे वो ऑफिस हो या अस्पताल हो, स्कूल हो, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है क्योंकि वो गरीब हैं। Some people may experience both kind of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. Tribal, some religious group and even particular regions are discriminated against for one or more these reasons. कई बार क्या होता है, कुछ लोग दोनों तरह के डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं। एक तो गरीब होते हैं, दूसरा अलग समुदाय को, अलग कल्चर को मानने वाले होते हैं, जैसे ट्राइबल हो गए या कुछ रिलीजियस ग्रुप हो गए, ठीक है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इन कारणों से। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे, आगे के सेक्शन में, इसी में, कि किस तरह से एक फेमस इंडियन भारतीय थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, भेदभाव किया जाता था, और किस तरह से पहले जो है बहुत सारे लोगों द्वारा ये प्रैक्टिस जो है की जाती थी। एक स्टीरियोटाइप यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट सब मुस्लिम इज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल। हाउएवर स्टडीज़ हैव now shown that poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years। एक कॉमन स्टीरियोटाइप लोगों ने बना रखा है मुस्लिम के प्रति कि वो जो है अपने गर्ल्स को शिक्षा देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और इस कारण से वो स्कूल नहीं भेजते हैं। हालांकि स्टडीज़ से पता चला है कि ज़्यादातर मुस्लिम्स के स्कूल ना भेजने का रीज़न ये होता था कि वो पुअर होते थे और वो स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इस कारण से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता था। Wherever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school। जब भी एफ़र्ट किए गए, प्रयास किए गए एजुकेशन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, तो मुस्लिम कम्युनिटी ने भी इंटरेस्ट दिखाया अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। For example, in state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service that help teachers reach school in rural areas and over 60% of the teachers are women। उदाहरण के लिए केरला का जो राज्य है, केरल जो है, वहाँ स्कूल और घरों का जो दूरी है वो बहुत कम है और वहाँ की गवर्नमेंट ने बस फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है टीचर्स को स्कूल पहुँचने के लिए, और इस कारण से जो है वहाँ स्कूल तक सबकी रीच है और 60% जो वहाँ के टीचर्स हैं वो महिलाएं हैं। These factors have helped children from poorer families including Muslim girls attending school in much larger numbers। और ये जो चीज़ है इसने बहुत सारे लोगों को अधिक संख्या में स्कूल अटेंड करने में हेल्प किया। In other states where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslim, tribals or so-called lower caste, find it difficult to attend the school। Therefore, poverty, not religion, is the cause for non-attendance of Muslim girl in school। तो बहुत से बाकी जो स्टेट हैं जहाँ इस तरह के प्रयास नहीं किए गए शिक्षा को लेकर, वहाँ पर जो गरीब फैमिलीज़ के बच्चे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या अदर कास्ट के लोग हों, वो स्कूल नहीं अटेंड कर पाते हैं। तो इस तरह से गरीबी जो है मुख्य कारण है अशिक्षित होने का कुछ वर्ग के लोगों में, ना कि रिलीजन। ठीक है,
अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, किसी भी चीज़ के विरुद्ध या किसी भी चीज़ के से डिस्क्रिमिनेट होने पर, ठीक है। पीपल आर engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. आप जानते हैं कि समाज में रहने वाले अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ टीचिंग करते हैं, कोई कारपेंट्री करता है, कोई पॉटरी, कोई मछली पकड़ता है, कोई साफ़ सफाई करता है, कोई कचरा उठाता है, तरह तरह के लोग, ठीक है। तो ये जो काम करते हैं तो इन काम को लोग क्या है लोअर वैल्यू का मानते हैं, ठीक है। जो कचरा उठाना, बाल काटना, ये सारी चीज़ें, साफ़ सफाई काम करना, इसमें लोग क्या मानते हैं कि ये कम डिग्निटी वाला काम है और ये डर्टी और इम्प्योर है। This belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper. अब जो कास्ट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, कुछ सर्टेन कम्युनिटीज़ को क्या है नीचे रखा जाता है। मतलब यदि हम एक सीढ़ी की बात करें तो एक सीढ़ी जैसा बना दिया गया सिस्टम, ठीक है। कुछ जो ग्रुप हैं वो ऊपर हैं और कुछ जो ग्रुप हैं वो नीचे हैं, ठीक है। तो जो नीचे वाले हैं उनको इन्फीरियर माना जाता है, जो ऊपर वाले हैं वो अपर कास्ट मानते हैं, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. और जिन्हें निचले तबके में रखा गया है, जिन्हें निम्न वर्ग का माना गया, उसे अनवर्ती मतलब कम वैल्यू का और अनटचेबल माना गया, अछूत माना गया। कास्ट रूल वर सेट विच डिड नॉट अलाउ दी सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन वॉट दे वर मीन टू डू। फॉर एग्जाम्पल, सम ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। तो ये जो कास्ट सिस्टम था इसमें क्या था कि कुछ जो लोग थे जिन्हें अनटचेबल बोला जाता था, तो उन्हें कुछ सर्टेन काम जो है करने दिए जाते थे और उनको जो है छोटे मोटे काम देते थे, जो कचरा उठाने का काम या फिर जो मरे हुए लोग जानवर होते थे उनको उठाने का काम गाँव से उनके कास्ट के आधार पर उनको दिया जाता था। बट दे वर नॉट अलाउड टू इंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन इंटर टेम्पल्स। लेकिन उन्हें जो है बड़े कास्ट के जो लोग होते थे उनके घरों में घुसने की इजाज़त नहीं होती थी, और यहाँ तक कि जो पानी जिस कुएँ से पीते थे उसमें भी उनको जाने की इजाज़त नहीं होती थी। हालांकि अभी नहीं होता, अब आप जा सकते हैं, कहीं मंदिर में जा सकते हैं और एक ही कुएँ से सभी लोग पानी पी सकते हैं। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। जो उनके बच्चे होते थे निम्न वर्ग वालों के, वो बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे पढ़ने के लिए। Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchable the same right as they enjoyed। और इस तरह से जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो अधिकार जो वो खुद के लिए रखते थे वो उनको नहीं देते थे जो लो कास्ट के लोग होते थे, जिनको अनटचेबल कहते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर्स his first experience of caste-based discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो महान इंडिया के लीडर रहे, उन्होंने अपना पहला इस तरह का कास्ट बेस्ड सिस्टम के आधार पर जो भेदभाव होता था वो उन्होंने शेयर किया है, जो उनके साथ 1901 में हुआ था जब वो 9 साल के थे। ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर्स एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र। वो अपने भाई के साथ और कज़न के साथ अपने पिताजी से मिलने गए थे कोरेगांव में, जो कि अभी महाराष्ट्र में है। यहाँ से करते हैं। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न अप, एन आवर elapsed and the station master came to inquire। He asked us for our ticket, we showed them to him। He asked us why we tarried, we told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon।
We were well dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment's thought, I blurted out that we were Mahars. Mahar is one of the community which were treated as untouchables in the Bombay presidency. He was stunned. अब वो एक किस्सा बता रहे हैं कि हमने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया लेकिन कोई हमारे पास नहीं आया। जब 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आया पूछताछ करने के लिए और उसने हमारी टिकट के बारे में पूछा। हमने अपनी टिकट दिखाया और पूछा कि जब उसने बताया कि आप लोग यहाँ क्यों हैं, तो हमने बताया कि हम लोग कोरेगांव जाना चाहते हैं और अपने पिताजी का वेट कर रहे हैं, या तो उनका जो सर्वेंट है कि वो आए। बट नाइदर हैड टर्न अप एंड दैट वी, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं आया, मतलब हमारे पिता या उनका कोई सर्वेंट नहीं आया है और हम ये नहीं जानते कि कैसे हम कोरेगांव जाएं। और हम लोग वेल ड्रेस्ड थे और जैसे कि बड़ी जाति के लोग कपड़े पहनते हैं उसी तरह के थे, तो देखने में हमें कोई भी नहीं कह सकता था कि हम अनटचेबल्स हैं। और स्टेशन मास्टर को भी शुरुआत में यही लगा कि हम लोग जो हैं ब्राह्मण के घरों के बच्चे हैं। जैसे उसने हमारी दशा देखी तो उसको ऐसा अंदाज़ा लगा। और जैसा कि नॉर्मल बात थी हिंदूज़ के लिए, तो स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। तो विदाउट अ मोमेंट्स थॉट, और बिना सोचे मैंने तुरंत जवाब दिया कि हम लोग महार हैं। महार कम्युनिटी को अनटचेबल माना जाता था महाराष्ट्र में। तो वो क्या हुआ, ही वॉज स्टन्ड, वो स्टन्ड रह गए, चकित रह गए। हिज फेस underwent a sudden change. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away his room and we stood where we were. और जैसे ही उसने हमारा नाम सुना, हमारी जाति का, तो वो एकदम उसमें बदलाव आया और उसके चेहरे पर अलग सा ही एक्सप्रेशन दिखाई देने लगा और वो जो है अपने रूम में चला गया और हम वहीं पर खड़े रहे जहाँ पर थे। 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up and nor had he sent his servant. 15 से 20 मिनट बीत गए और सन जो है सेट होने वाला था और अभी भी हमारे पिता या उनके द्वारा भेजा गया आदमी कोई नहीं आया था। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर जा चुका था। We were quite bewildered and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. और हम जो है पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे, bewildered थे। bewildered का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। और जो जॉय और हैप्पीनेस थी हमारी जर्नी की शुरुआत में, यात्रा की शुरुआत में, वो अब हमारे दुख के रूप में बदल चुकी थी। ये वाक़या होने के बाद एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद जो स्टेशन मास्टर है वो आया और उसने पूछा कि व्हाट वी प्रपोज टू डू, और हमें जो है क्या करना है। हमने बताया कि हमें यदि कोई बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी यदि मिल जाती किराए पर तो हम जो है कोरेगांव पहुंच जाते, और यदि ज़्यादा दूर ना हो तो हम लोग सीधा पैदल ही चल दें। देयर वर मैनी बुलक कार्ट्स फ्लाइंग फॉर हायर, बहुत सारी बैलगाड़ियाँ थी वहाँ किराए पर देने के लिए। लेकिन जो मेरा रिप्लाई था स्टेशन मास्टर को कि जो हमने बताया कि हम महार हैं, had gone round among the cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passenger of the untouchable classes। और बहुत सारे वहाँ पर गाड़ी वाले होने के बावजूद भी हमें जो है कोई भी अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए या ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। We were prepared to pay double the fare but we found that money did not work। यहाँ तक कि हम लोग डबल किराया देने के लिए तैयार थे लेकिन पैसे ने काम नहीं किया। जो स्टेशन मास्टर था who was negotiating on our behalf stood silent not knowing what to do। जो स्टेशन मास्टर हमारी तरफ से बात कर रहा था वो शांत खड़ा हुआ था, वो ये नहीं जान रहा था कि क्या कर रहे हो। ये जो बात बताई गई ये कहाँ से मिली, B.R. अम्बेडकर ने जो राइटिंग्स लिखी स्पीच, ठीक है,
उसी में से ये लिया गया था। ये आप भीमराव अम्बेडकर का यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ। भीमराव अम्बेडकर जो है, जिनका जन्म 1891 मृत्यु 1956 में हुई, उन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित लोगों का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और वो जो है महार जाति में जन्म लिए थे, जिसे अनटचेबल माना जाता था, छूत माना जाता था। जो महार होते थे गरीब होते थे, उनके पास कोई ज़मीनें नहीं होती थी और जो बच्चे होते थे उनकी जाति में जन्म लेते थे, वो वही काम करते थे जो उनके पिता दादा परदादा करते थे। और वो कहाँ रहते थे, जो मेन गांव होता था उससे बाहर रहते थे और गांव के अंदर उन्हें आने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट की और इंग्लैंड पढ़ने गए और एक लॉयर बने। और उन्होंने दलित को इनकरेज किया, उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें और कॉलेज भेजें। साथ ही उन्होंने दलितों से ये विनती की कि वो जो है गवर्नमेंट में जो जॉब्स होती हैं वहाँ पर वो जॉब करें और जो कास्ट सिस्टम है उसको दूर हटाने का प्रयास करें। बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए दलितों के लिए कि उनको टेंपल में एंट्री मिले। पहले उनको टेंपल में नहीं घुसने दिया जाता था। बाद में उन्होंने क्या किया, खुद को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट के लिए, मतलब उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। एंड इन ही सर्च फॉर रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। क्यों उन्होंने अपनाया? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये था कि बुद्ध धर्म ही है जो सभी को एक बराबर मानता है, ऊंच नीच नहीं है। तो उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर अम्बेडकर का ये मानना था कि जो दलित हैं उन्हें जो है कास्ट सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए और समाज की बेहतरी के लिए और खुद की रिस्पेक्ट के लिए काम करना चाहिए। इसके बाद स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी ये हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है आई थिंक। तो इक्वालिटी को हम पढ़ लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। स्ट्राइव करना मतलब संघर्ष करना या किसी चीज़ के लिए प्रयास करना। इक्वालिटी मतलब समानता के लिए प्रयास करना। तो जो स्ट्रगल था फ्रीडम का ब्रिटिश रूल से, अंग्रेज़ों के शासन से जो मुक्ति पाने का जो स्ट्रगल था, संघर्ष था, वो भी किस चीज़ में इंक्लूड था? उन लोगों में के संघर्ष में इंक्लूड था जो ना केवल ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, बल्कि वो इसलिए भी लड़ रहे थे कि उन्हें जो है इक्वली ट्रीट किया जाए, उन्हें बराबर का भागीदार बनाया जाए, हर चीज़ में बराबर अधिकार उनको मिले। चाहे वो दलित महिलाएं हों, ट्राइबल हों, किसान हों, उन सभी ने इनइक्वालिटी के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसे कि पहले ही पॉइंट आउट किया गया कि बहुत सारे जो दलित थे उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज़ किया, इकट्ठा किया, जिससे कि वो क्या कर सके, उनको भी मंदिर में एंट्री मिले। महिलाओं ने ये चीज़ डिमांड किया कि उन्हें भी जो है पुरुषों की तरह एजुकेशन मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। जो किसान ट्राइबल थे, उन्होंने इस बात के लिए लड़ाई लड़ी कि उन्हें जो है मनी लेंडर, जो साहूकार होते थे जो उनकी ज़मीनों को रख लेते थे गहन, उनसे छुट्टी मिले, उनके कर्ज से छुटकारा मिले, जो ब्याज लेते थे, चार्ज करते थे, उनसे छुटकारा दिया जाए। जब इंडिया एक राष्ट्र बना 1947 में फ्री हुआ, जब वो एक राष्ट्र बना सेपरेट, तो जो हमारे लीडर थे वो भी इस बात को लेकर काफ़ी कंसर्न थे। जो तरह तरह की इनइक्वालिटीज़ थी, असमानताएँ थी जो एग्जिस्ट कर रही थी हमारी सोसाइटी में, और उन लोगों ने जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान लिखा, जो कि एक डॉक्यूमेंट है। संविधान क्या है? संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं। कहना चाहिए एक रूल्स बुक है कि इसके अकॉर्डिंग देश जो है काम करेगा, देश में इसके हिसाब से चीज़ें होंगी। वर अवेयर ऑफ द वेज, तो वो लोग जिन्होंने संविधान को लिखा वो इस चीज़ के बारे में अवेयर थे, जानकार थे। वो जानते थे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, इट हैज़ बीन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस, कि जो भेदभाव है वो हमारे सोसाइटी में विद्यमान है और कैसे लोगों ने इसके विरुद्ध स्ट्रगल किया है। बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर हो गए, उन्होंने खुद भी जो दलित थे या निम्न वर्ग के लोग थे उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो इस तरह से ये जो लीडर थे इन्होंने एक विज़न सेट किया और एक लक्ष्य सेट किया इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का, इस तरह के संविधान का निर्माण करने का, जो कि सभी तरह के लोगों को, भारत के सभी तरह के लोगों को बराबर माने। और ये जो इक्वालिटी है
जिसमें सभी लोगों को बराबर की प्राथमिकताएं दी जाएं। और वो क्या करती है, ये भावना यूनाइट करती है लोगों को एज इंडियंस, सभी में एकता की भावना को क्रिएट करती है। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़, हर कोई जो है सभी के पास बराबर का अधिकार है, अवसर है। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश बाय लॉ। जो अनटचेबिलिटी, अछूत को ख़त्म कर दिया गया है और उसे यदि कोई ऐसा करता है तो उसे क्या है, अपराध माना जाता है। पीपल आर फ्री टू चूज़ व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। लोग जो है इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वो क्या काम करना चाहते हैं, वो खुद से तय करें। जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सभी के लिए खुली हुई हैं, बल्कि अभी तो ज़्यादा उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, उनके लिए रिजर्व सीट्स होती हैं। तो अभी के यदि कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये बात सही नहीं है कि अभी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक। इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि ताकि स्पेसिफिक स्टेप्स ले, मतलब कुछ विशेष कदम उठाए वो इस चीज़ को रियलाइज़ कराने के लिए कि राइट टू इक्वलिटी जो है वो पुअर के लिए और बाकी मार्जिनल कम्युनिटीज़ के लिए भी है। जो राइटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिस्पेक्ट और डाइवर्सिटी जो है वो सिग्निफिकेंट एलिमेंट है इंश्योरिंग इक्वलिटी में। इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए महत्वपूर्ण एक तत्व है। और उन्होंने ऐसा महसूस किया है कि जो लोग हैं उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए उनके रिलीजन को मानने की, उनकी भाषा को बोलने की, उनके त्योहारों को मनाने की, खुद को एक्सप्रेस करने की फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के। और उन्होंने कहा नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपलसरी फॉर ऑल टू फॉलो। उन्होंने ये कहा कि कोई भी धर्म या कोई भी भाषा सभी के लिए कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, कि सभी को उसी को मानना है। दे सेड दैट गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। और उन्होंने ये कहा जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो सभी को बराबर ट्रीट करे, सभी को एक नज़र से देखे। देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेकुलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ्स हैव। इस तरह से इंडिया वो देश बना जो कि सेकुलर हुआ, अर्थात धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पर तरह अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग विश्वास को मानने वाले लोग रहते हैं। और द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उन्हें साथ में ये भी छूट दी गई लोगों को कि वो अपने धर्म को माने, जिस तरह की प्रैक्टिस वो करना चाहते हैं, जो धर्म को मानते हैं उसे वो माने बिना किसी रोक टोक के। और ये जो है हमारा जो भारत की एकता है उसमें एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पहलू की तरह इसको देखा जाता है। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर, कि हम सभी एक साथ रहते हैं और सभी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दो दीज आइडियाज़ आर enshrined इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ये सारे जो आइडियाज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, फिर भी ये जो चैप्टर है वो इस बात को पॉइंट आउट करता है कि किस तरह से इनइक्वालिटीज़ आज भी एग्जिस्ट करती हैं, आज भी असमानताएँ हैं। तो इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर। इक्वालिटी वो वैल्यू है जो हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि समाज में हो, इक्वालिटी हो, और नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ऑटोमेटिकली होगी, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा। जो लोगों का स्ट्रगल है और जो अच्छे कार्य हैं उनके बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। वो ज़रूरी है कि क्या हो, जो इक्वालिटी है ये लोगों के लिए रियलिटी बने, सभी भारतीयों के लिए, और किसी को भी इनइक्वालिटी जैसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। ये आप देख सकते हैं पेज जो है, फ्रंट पेज, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रस्तावना जिसको कहते हैं, ये है, राइट। और यहाँ इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम इसके जो क्वेश्चंस हैं ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 50 मिनट के अबाउट, ठीक है। तो इसको आप पढ़िए और अच्छे से इसको बड़े आराम से समय देकर समझिए। इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे चल के भी आपको काम आएगा, चीज़ें जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि कोई डाउट हो तो लाइव क्लास में से आप क्लियर करें, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।